नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने शेख चिल्ली के कारनामे की एक श्रृंखला शुरू की है। पहली श्रृंखला आप लोग देख चुके हैं। आज मैं दूसरी श्रृंखला आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। प्रतिदिन एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होंगी। तो आज की मेरी जो कहानी है वह है एक समय में दो कार्य। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख चिल्ली दिमाग से बिल्कुल पैदल थे। वे किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अपने विवेक से सोचना जरूरी नहीं समझते थे। शेख चिल्ली के जीवन की एक बहुत ही मनोरंजक लेकिन मूर्खतापूर्ण घटना है। बच्चों की बहुत ही प्रिय पसंद रहे हैं शेख चिल्ली। एक बार शेख चिल्ली को बहुत कोशिशों के बाद भी जब कभी ढंग का काम न मिल सका तो उन्होंने मन मारकर एक नंबरदार के यहाँ नौकरी कर ली। शेख जी ने सोचा चलो टाइम पास करने के लिए यह काम भी कोई बुरा नहीं है। एक रोज नंबरदार को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने जाते वक्त शेख चिल्ली को अपने पास बुलाया और कहा, शेख चिल्ली। जी सरकार। मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। हुक्म करो सरकार। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। क्या अकेले ही जा रहे हैं? वहां तुम जैसे मूर्ख की जरूरत नहीं। ठीक है नंबरदार साहब। और गौर से सुन लो। मैं बहरा नहीं हूँ हुजूर। जब तक मैं बाहर घूम फिर कर आऊं घोड़े को पानी पिला देना। मैं याद रखूंगा सरकार। सिर्फ याद ही नहीं रखना है बल्कि उसे प्यास लगने पर पानी भी पिला देना है, दिखा देना। आप बेफिक्र होकर जाइए हुजूर। शेख चिल्ली की ओर से बेफिक्र होकर नंबरदार साहब खेतों की ओर पैदल ही चल घूमने निकल पड़े। नंबरदार के जाने के कुछ देर बाद शेख चिल्ली को उनके द्वारा दिया गया हुक्म याद आया। उन्होंने सोचा अब तो घोड़े को लेकर जाना ही पड़ेगा। शेख चिल्ली ने घोड़े को खोला और उसे ले जाकर नदी किनारे जा पहुंचा। उसने घोड़े को दूर से ही पानी के दर्शन कराए और वापस मुड़ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि नंबरदार साहब ने घोड़े को पानी दिखाने के लिए कहा है, पिलाने के लिए नहीं। जैसा नंबरदार साहब ने कहा था शेख चिल्ली ने ठीक वैसा ही किया। वह नंबरदार साहब के आदेश का वास्तविक अर्थ न समझ सका। आखिर वह समझता भी कैसे? शेख चिल्ली जो ठहरा। कुछ देर बाद ही उसने घोड़े को वापस लाकर अस्तबल में बांध दिया। शाम के वक्त नंबरदार साहब लौटे तो उन्होंने घोड़े की हालत देखकर शेख चिल्ली पर बड़ा गुस्सा आया। उसका प्रमुख कारण था कि घोड़ा बहुत प्यासा था। वह प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। प्यास के कारण वह बार बार जीभ बाहर निकाल रहा था। गुस्से में आग बबूला होने के बाद नंबरदार साहब शेख चिल्ली पर बरस पड़े। कहाँ मर गया शेख चिल्ली? जी मैं आपसे बिना पूछे कैसे मर सकता हूँ? आखिर आपका गुलाम जो ठहरा। मैं पूछता हूँ घोड़ा बार बार जुबान बाहर क्यों निकाल रहा है? सरकार उसे भूख लगी होगी। मैंने उसे सिर्फ पानी दिखाया है, दाना नहीं दिखाया। खामोश जुबान दराज। हमें रास्ता दिखा सिखाता है। मैं पूछता हूँ तूने इसे पानी क्यों नहीं दिखाया? दिखाया तो सरकार। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं झूठे आदमियों पर कभी विश्वास नहीं करता। आप भी कमाल करते हैं हुजूर। अपनी आपको सच्ची बात भी झूठी लगती है। आपको विश्वास ना हो तो मैं आपके सिर पर हाथ रखकर भी कसम खा सकता हूँ कि मैंने घोड़ी को पानी दिखाने नदी पर ले गया था। अगर तुमने उसे पानी दिखाया तो वह प्यासा क्यों है? हुजूर मैंने उसे सिर्फ दिखाया है, पिलाया नहीं है। मैं इसे पानी के दर्शन कराकर तुरंत लौटा लाया था क्योंकि मैं आपकी आज्ञा के बिना पल भर भी नहीं गुजार सकता था। बुद्धू कहीं का। जब तुमसे मेरी बातों का वास्तविक अर्थ समझने की सामर्थ्य नहीं है तो तुम नौकरी क्या खाक करेगा? गुस्सा थूक दीजिए नंबरदार साहब। आगे से ऐसा नहीं होगा। शेख चिल्ली हमेशा ध्यान रखो, समझदार आदमी वही है जो एक वक्त में दो काम करने की बुद्धि रखता है। ठीक है हुजूर। आप इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर भूल जाइए। आप मुझे आगे की सेवा का मौका दीजिए, तब देखना मैं आपके लिए कितना समझदार और वफादार नौकर सिद्ध होता हूँ। जाओ मेरे दिमाग खराब ना करो। घोड़े को एक बाल्टी पानी पिला दो। यदि आप पहले भी मुझे सीधे साधे लहजे में हुक्म देते तो शायद आपके घोड़े को अब तक प्यासा न रहना पड़ता। यह कहते हुए शेख चिल्ली उठ खड़ा हुआ। उसने कुएं से एक बाल्टी पानी खींचा और घोड़े को पिला दिया। कुछ रोज बाद की बात है। नंबरदार की पत्नी बीमार हो गई। उन्होंने शेख चिल्ली से कहा, शेख चिल्ली मैं तुम्हें एक बेहद जरूरी काम बताने जा रहा हूँ। बताइए हुजूर। इस बार मेरे लिए क्या हुक्म है? यह तो तुम भी देख रहे हो कि हमारी बेगम बीमार है। जी सरकार। फौरन गांव में पास के गांव में जाओ और वहां से हकीम जी को बुला लाओ। उनसे कहना कि नंबरदार साहब की बीवी सख्त बीमार है। फौरन मेरे साथ चलो। एक बात पूछूं सरकार? एक नहीं कई बात पूछो।
यह वह हर बात पूछो जो तुम्हारी समझ में ना आ रही हो। आपके इस हुक्म का कोई दूसरा मतलब तो नहीं है। मेरे कहने का सीधा साधा मतलब है कि बेगम सख्त बीमार हैं, उन्हें फौरन हकीम जी को दिखाने की जरूरत है। हाँ, यदि वे तनिक भी लेट हुए अथवा तुमने या तुम्हारे उन्होंने लापरवाही की तो बेगम की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सब कुछ समझ गया हुजूर, मैं अभी लेकर आता हूँ हकीम साहब को। यह कहकर शेख चिल्ली अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और पैदल चलता हुआ 1 घंटे बाद पास के गांव में पहुंचा। लोगों से पूछताछ करता हुआ हकीम जी के यहाँ पहुंचा। जैसे ही हकीम जी ने शेख चिल्ली की रोनी सूरत देखी, वे सकते में आ गए। आओ शेख चिल्ली, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? यूं तो सब खैरियत है हकीम जी, लेकिन क्या शेख चिल्ली, कुछ तो बोलो सही। आखिर तुम चुप क्यों हो गए? तुम्हें बेगम ने बुलाया है। क्या तुमने शादी कर ली शेख चिल्ली? नहीं हकीम जी, मैं अपनी नहीं बल्कि नंबरदार साहब की बेगम की बात कर रहा हूँ। क्या नंबरदार साहब की तबीयत सही नहीं है? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी बेगम की जान खतरे में है। वे तुम्हें देखना चाहती हैं। अम्मा शेख चिल्ली, तुम भी कैसे मूर्खों जैसी बात करते हो? तुम्हें बात को समझने में भूल हुई होगी। नंबरदार साहब ने उन्हें देखने के लिए मुझे बुलवा कर भेजा होगा। अरे हाँ हाँ, याद आया हकीम जी, उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। ठीक है, तुम चलो, मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं हकीम जी, यह नहीं हो सकता, मैं तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगा। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो शेख चिल्ली। अभी मेरे पास बहुत से मरीज बैठे हैं, मैं इन्हें देखे बिना कैसे जा सकता हूँ? तो क्या हुआ, आप तब से बैठे इन्हें देख ही तो रहे हैं। आपने कोई आंखें बंद थोड़े कर रखी हैं। उफ बुद्धू कहीं का। अबे, मरीज को देखने का मतलब उसकी शक्ल देखना नहीं होता, बल्कि उसके रोग को जानने और दवा देने से होता है। लगता है आप इन मरीजों को ठीक किए बगैर मेरे साथ नहीं चलेंगे। अबे उल्लू की दुम, मुझ में इतना दिमाग नहीं है। तू घड़ी भर तसल्ली रख, मैं अभी तेरे साथ चलता हूँ। लगता है आप तो बुरा मान गए हकीम जी। आप तसल्ली से अपने मरीजों को देखिए, तब तक मैं भी लगे हाथ एक दूसरा काम करके आता हूँ। मैं कहता हूँ कहीं दूर न चले जाना। आप चिंता न करें हकीम जी, है कहकर शेख चिल्ली हकीम जी को दुकान से बाहर निकल गया। उसने सोचा इस गांव में 2-4 घर नंबरदार साहब की बिरादरी के हैं, क्यों ना उन्हें भी बेगम की बीमारी का दुखद समाचार देता चलूं। पास ही कब्र खोदने वाला व कफन सिलने वाला भी रहता है। क्या पता मेरे घर पहुंचने से पहले बेगम अल्लाह को प्यारी हो जाए। तब भी तो मुझे दोबारा यहाँ आने की मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों ना यह नेक काम भी करता चलूं। यह सोचते हुए शेख चिल्ली ने जल्दी जल्दी नंबरदार साहब के तमाम रिश्तेदारों से कह दिया कि बेगम की हालत चिंताजनक है। हालांकि मैं हकीम जी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, फिर तो उनका तो अल्लाह ही मालिक है। इसके बाद ये कफन सिलने वाले व कब्र खोदने वाले भी मिल लिए। उन्हें नंबरदार के घर का पता बता दिया। तमाम जरूरी कामों को पूरा करके शेख चिल्ली हकीम जी को अपने साथ लेकर नंबरदार साहब के घर पर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पहुंचने से पहले ही कब्र खोदने वाला व कफन सिलने वाला बैठा हुआ है। शेख चिल्ली को देखते ही नंबरदार के गुस्से का ठिकाना न रहा। वह बुरी तरह भड़क उठे। क्यों मैं चिल्ली की दूं? क्यों भी चिल्ली की दूं? यहाँ क्या तेरे बाप का जनाजा तैयार होना था जो तूने वक्त से पहले ही मेरे घर कफन सिलने वाला कब्र खोदने वाले को भेज दिया? गुस्सा थूकिए नंबरदार साहब, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि आपके हुक्म का कोई और मतलब तो नहीं निकलता। अबे नामुराद, मार मतलब को मार गोली। मैं पूछता हूँ हकीम जी कहाँ मर गए? लो कर लो बात। भला जो सारी दुनिया के मरीजों को जिंदगी देता है उससे मौत कैसे आ सकती है? वह तो बाहर बैठे आपकी इजाज़त का इंतजार कर रहे हैं। अभी तो इन्हें भीतर क्यों नहीं लाता? उनका कहना है कि जनाजे घर में बिना इजाज़त के जाना ठीक नहीं होता। चल उन्हें लेकर आ। अगले ही पल वह हकीम जी को लेवा लाया। आखिर तुम भी शेख चिल्ली की तरह लेट लतीफ़ हो गए हकीम जी। सरकार, भला मैं आपकी शान में गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? जब मैंने बाहर आपके अपने आने से पहले ही कफन सीने वाले व कब्र खोदने वाले को बैठे देखा तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। मैंने सोचा कि मैं ठीक समय पर न पहुंच सका। यह शेख चिल्ली की यही करामात है, आपको कहकर कफन वाले के पास में जा पहुंचा। कमाल करते हैं नंबरदार साहब, आपने ही तो कहा था कि एक वक्त में 2 काम करने में ही समझदारी है। शेख चिल्ली तपाक से बोला। यह सुनकर नंबरदार ने अपना माथा पीट लिया। तो ऐसी हैं शेख चिल्ली की कहानियाँ। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए मेरी अगली श्रृंखला से जुड़े रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।